हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषताएं। इसमें सुनिए। नंबर 1 है ए लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि विक्रेताओं का बड़ी संख्या में होना। इसमें सुनिए, इस बाजार में समूह में फर्मों की एक बड़ी संख्या होती है जो परस्पर प्रतियोगिता करते हुए निकट स्थानापन्न क्लोज सब्सक्राइब वस्तुओं को बेचती है। इन फर्मों के उत्पादन में समरूपता न होने के कारण इन फर्मों में अपूर्ण प्रतियोगिता होती है। यद्यपि इनकी प्रतियोगिता तीव्र होती है। बाजार में बड़ी संख्या में फर्मों के होने के कारण प्रत्येक व्यक्तिगत फर्म कुल बाजार में केवल आंशिक अधिकार रखती है। इस प्रकार एक व्यक्तिगत फर्म बाजार की कुल पूर्ति का केवल एक आंशिक भाग ही पूरा करती है, जिसके कारण यह कहा जा सकता है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता में व्यक्तिगत फर्म का बाजार मूल्य पर केवल आंशिक नियंत्रण ही रहता है। नंबर 2 आता है डिफरेंटिएटेड प्रोडक्ट, विभेदीकृत उत्पादन। विभेदीकृत उत्पादन का अभिप्राय है कि समूह की फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बिल्कुल एक समान नहीं होती, बल्कि उनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य पाया जाता है। वह अंतर वस्तु के गुण संबंधी भिन्नता, रूप, आकार, पैकिंग आदि की भिन्नता द्वारा उपस्थित किया जाता है। इसलिए यह कहा जाता है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता की फर्मों का उत्पादन समरूप न होकर निकट स्थानापन्न होता है। विभेदीकृत उत्पादन का अर्थ पदार्थों का पूर्ण रूपे भिन्न होना नहीं होता, वरन उसमें सूक्ष्म अंतर ही होता है। विभेदीकृत उत्पादन एकाधिकृत प्रतियोगिता का मुख्य बिंदु है, जो इसे पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्न बनाता है। विक्रेता की व्यवहार कुशलता भी विभेदीकृत उत्पादन का एक अंग है। विभेदीकरण वास्तविक अथवा काल्पनिक हो सकता है। यह विभेदीकरण क्रेता को एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर अधिमान देता है। इस प्रकार एकाधिकृत स्पर्धा में वस्तुएं निकट स्थानापन्न होने के कारण ऊंची मांग की आड़ी लोच वाली होती हैं। संक्षेप में विभेदीकरण निम्नलिखित बिंदुओं पर उपलब्ध होता है। नंबर ए क्वालिटेटिव डिफरेंस, वस्तु में गुणात्मक भिन्नता। वस्तु के आकार, रूप, रंग रूप, डिज़ाइन, पैकिंग, सुगंध आदि में भिन्नता के कारण विभेदीकरण उपस्थित होता है। नंबर बी यूज़ ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, बिक्री प्रोत्साहन तकनीकों का प्रयोग विज्ञापन एवं विक्रय कला द्वारा क्रेताओं को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके वस्तुओं के मध्य काल्पनिक अंतर पैदा किया जाता है। इस प्रयोग द्वारा एकाधिकृत प्रतियोगी फर्म क्रेताओं को अपने उत्पादन की ओर आकर्षित करके अपनी बिक्री बढ़ाती है। नंबर 3 अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री एंड एग्जिट, अप्रतिबंधित प्रवेश एवं बहिर्गमन। कोई भी फर्म समूह में प्रवेश करके निकट स्थानापन्न का उत्पादन कर सकती है। फर्मों का अप्रतिबंधित प्रवेश विभेदीकृत उत्पादन में वृद्धि करता है। नंबर 4 सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागतें। विक्रय लागतें एकाधिकृत प्रतियोगिता का एक विशेष गुण है। विज्ञापन एवं प्रचार
इस बाजार संरचना में अत्यंत आवश्यक है। अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए उत्पादक अनेक प्रकार के विज्ञापन व्यय करता है। विज्ञापन एवं प्रचार पर किया जाने वाला व्यय विक्रय लागत कहलाता है। विक्रय लागतों से ही उत्पादक अपनी विक्रय प्रोत्साहित नीति का क्रियान्वयन करता है। एकाधिकृत स्पर्धा में विभेदीकृत उत्पादन होता है। यह विभेदीकरण उपभोक्ता के समक्ष विक्रय लागत के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी सहायता से उत्पादक विज्ञापन तथा प्रचार करते हैं। इन विक्रय लागतों की सहायता से किसी फर्म विशेष के उत्पादन की मांग में वृद्धि होती है तथा वह फर्म विशेष बाजार के बड़े भाग पर अधिकार कर पाती है। नंबर 5 आता है इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, यानी कि बाजार का अपूर्ण ज्ञान। एकाधिकृत प्रतियोगिता में क्रेताओं को बाजार का अपूर्ण ज्ञान रहता है, जिसके कारण क्रेता को काल्पनिक रूप से वस्तु विशेष श्रेष्ठ लगती है। साथ ही अपूर्ण ज्ञान की स्थिति में विक्रय लागतें क्रेता पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालती है। नंबर 6 आता है नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतियोगिता। एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्मों के मध्य गैर कीमत प्रतियोगिता भी एक विशेष स्थान रखती है। गैर कीमत प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म अनेक प्रकार की सुविधाएं क्रेताओं को देकर उनकी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन सुविधाओं के अंतर्गत बिक्री के बाद सेवाएं, जिनमें टूट फूट की मरम्मत, खराब वस्तु का बदलना आदि सम्मिलित है। छूट देना, उपहार योजना आदि का भी प्रयोग किया जाता है। इन सभी रीतियों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को वस्तु विशेष की ओर आकर्षित करना है। नंबर 7 प्राइस पॉलिसी ऑफ द फर्म, फर्म की कीमत नीति। पूर्ण प्रतियोगिता की भांति एकाधिकृत प्रतियोगी फर्म कीमत प्राप्त करता नहीं होती, बल्कि फर्म की अपनी कीमत नीति होती है, क्योंकि अपने उद्योग विशेष का वह एकाधिकारी है। एकाधिकृत प्रतियोगी फर्म का कार्य मूल्य के अनुसार उत्पादन की मात्रा निर्धारित करना है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत फर्म के मांग के वक्र की लोच विभेदीकृत वस्तुओं के मध्य मांग की आड़ी लोच पर तथा समूह के अंतर्गत फर्मों की संख्या पर निर्भर करती है। मांग की आड़ी लोच अधिक होने के कारण एकाधिकृत प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र की लोच सामान्यतः इकाई से अधिक होती है। नंबर 8 कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, समूह का विचार। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने अपने एकाधिकृत प्रतियोगिता के सिद्धांत में समूह के विचार का प्रतिपादन किया है। चैम्बरलिन ने अपने सिद्धांत में उद्योग शब्द के स्थान पर समूह शब्द अधिक उचित समझा। उद्योग ऐसी फर्मों का एकत्रीकरण है जिसमें एक समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्में होती हैं, किंतु विभेदीकृत वस्तुएं एकाधिकृत प्रतियोगिता का मुख्य अंग है, जिसके कारण फर्में समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती। अतः एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्मों के एकत्रीकरण को चैम्बरलिन ने उद्योग कहना उचित नहीं समझा, बल्कि निकट स्थानापन्न उत्पादित करने वाली फर्मों के एकत्रीकरण को उन्होंने समूह का नाम दिया। अब आता है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकृत प्रतियोगिता में एक फर्म द्वारा कीमत एवं उत्पादन निर्धारण। एकाधिकृत प्रतियोगिता में फर्म को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चैम्बरलिन के विचार में एक व्यक्तिगत फर्म का बाजार एक सीमा तक अपने प्रतिद्वंदियों के व्यवहार पर निर्भर करता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत फर्म का बाजार 3 बिंदुओं पर निर्भर है। नंबर 1 है प्राइस वेरिएशन, कीमत परिवर्तन। इसमें सुनिए, एक
एक अधिकृत प्रतियोगी फर्म को अपनी कीमत नीति के बारे में स्वयं निर्णय करना पड़ता है। उसके उत्पादन पर कुछ उपभोक्ता विशेष अन्य स्थानापन्नों के उपलब्ध रहते हुए भी आकर्षित होकर उसका उपभोग करते हैं। इस प्रकार एक अधिकृत प्रतियोगी फर्म अपनी उत्पादन कीमत पर कुछ न कुछ अधिकार अवश्य रखेगी। उसकी वस्तु के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध होने की स्थिति में फर्म अपनी वस्तु की थोड़ी भी कीमत बढ़ाती है तो वह अपने कुछ उपभोक्ताओं को खो देगी, क्योंकि वे अपने उपभोग के लिए स्थानापन्न वस्तु पर स्थानांतरित हो जाएंगे। इस प्रकार एक अधिकृत प्रतियोगिता में समूह की कोई एक फर्म समूह पर अपना अधिकार प्रदर्शित नहीं कर सकती। फर्म के उत्पादन के अनेक स्थानापन्न उपलब्ध होने के कारण एक अधिकृत प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। नंबर 2 आता है प्रोडक्ट वेरिएशन, यानी कि वस्तु परिवर्तन। एक अधिकृत प्रतियोगिता में वस्तु उत्पादन पूर्व प्रतियोगिता की भांति समरूप नहीं होता, बल्कि विभेदीकृत होता है। पदार्थ परिवर्तन की समस्या फर्मों के विभेदीकृत उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है। प्रत्येक फर्म अपने पदार्थ का समायोजन अपने क्रेताओं की इच्छाओं को ध्यान में रखकर उनको पूरा करने के उद्देश्य से करती है। चैम्बरलिन के शब्दों में वस्तु परिवर्तन से अभिप्राय है वस्तु के गुण में परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, एक नवीन डिज़ाइन, अच्छी किस्म का पदार्थ, नई पैकिंग, शीघ्र सेवा, विनम्र विक्रेता, व्यापार करने का नवीन मार्ग एवं व्यापार की बदली हुई जगह। नंबर 3 आता है सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागतें। विज्ञापन एवं बिक्री प्रोत्साहन के लिए फर्म द्वारा किया गया व्यय विक्रय लागत कहलाता है। दूसरे शब्दों में उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसी फर्म द्वारा जो व्यय किया जाता है उसे विक्रय लागत कहते हैं। चैम्बरलिन के अनुसार विक्रय लागतें वह लागतें हैं जो मांग वक्र की स्थिति या आकार में परिवर्तन करने के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।